प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑडिट प्रोग्राम के लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा था कि अंकेक्षण कार्यक्रम एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर ऑडिटर अपना कार्य पूर्ण करता है, जिससे कि उसका कार्य प्रभावी ढंग से संपूर्ण किया जा सकता है। इसके जो मुख्य लाभ हैं, पहला लाभ है कि इसमें अंकेक्षण कार्यक्रम से योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन किया जा सकता है। ऑडिटर अपने कर्मचारियों को क्या उत्तरदायित्व दे रहा है, यह उनकी योग्यता के अनुसार दिया जा सकता है, जिससे कार्य सुव्यवस्थित ढंग से पूरा हो जाता है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें कार्य योग्यता के अनुसार दिया जाता है। कार्य की प्रगति, अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करने से ध्यान रख सकता है कि कितना कार्य हो चुका है, कितना कार्य अभी बाकी है और शेष कार्य समय पर पूरा किया जा सके। अंकेक्षण कार्यक्रम पर नियंत्रण भी रखा जा सकता है कि जो कार्य किया जा चुका है और कितना कार्य बाकी है, ये सारा नियंत्रण अंकेक्षक रख सकता है। दोषी व्यक्ति का पता लगाना, यदि किसी कर्मचारी ने अंकेक्षण कार्यक्रम में किसी प्रकार की भूल की है, गलती की है, तो उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व हम निर्धारित कर सकते हैं। कार्य में एकरूपता आती है, कोई भी कार्य छूटता नहीं है। और अनेक व्यवसायों का अगर एक साथ अंकेक्षण भी संभव हो सकता है, क्योंकि हम प्लान बना सकते हैं कि किस संस्था के अंकेक्षण में हमें कितने कितने व्यक्तियों को लगाना है, कौन कौन सा व्यक्ति क्या क्या कार्य करेगा। तो कई व्यवसायों का अंकेक्षण एक साथ भी किया जा सकता है। किसी कार्य के छूटने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि प्रत्येक कार्य लिखित में होता है। प्रत्येक कार्य के बारे में जानकारी रहती है कि कौन सा कार्य कौन व्यक्ति करेगा, इसलिए कोई भी कार्य छूटता नहीं है। और जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है, तो उस समय ये अंकेक्षण कार्यक्रम हमारी सहायता करता है, जिसके आधार पर हमारा रिपोर्ट आसानी से हम बना सकते हैं और न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऑडिटर पर लापरवाही का आरोप लगता है, ये कहा जाता है कि ऑडिटर ने किसी कार्य को सही ढंग से नहीं किया, तो वह अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और दिखा सकता है कि मैंने सभी कार्य कवर किए थे, मैंने किसी भी कार्य को छोड़ा नहीं था। तो ये अंकेक्षण कार्यक्रम के कुछ लाभ हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं। पहली हानि है कि स्वतंत्र निर्णय लेने का अभाव हो जाता है, क्योंकि अंकेक्षक जब कार्यों का विभाजन कर देता है कर्मचारियों के मध्य, तो वो स्वतंत्र निर्णय लेने का प्रोत्साहन नहीं करते हैं, क्योंकि कर्मचारी केवल उतना ही कार्य करेगा जो उसके लिए निर्धारित किया गया है। कार्य का यंत्रवत हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्मचारी को निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, तो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन के ये प्रोग्राम रह जाता है। और नैतिक प्रभाव में भी कमी आती है, क्योंकि अंकेक्षक करने के लिए जो कर्मचारी आ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य करना है, इसकी जानकारी संस्था के कर्मचारियों को भी मिल जाती है। इसलिए कर्मचारियों के नैतिक प्रभाव में भी कमी आ जाती है। इसके पश्चात हमारी एक नुकसान और रहता है कि हमारा स्वतंत्र चिंतन का अभाव हो जाता है, क्योंकि कर्मचारियों को रचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें वही कार्य करना होता है जो उनको दिया गया है। इससे अयोग्यताएं भी प्रकट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कर्मचारी केवल उतना ही कार्य करेगा जो उसको दिया गया, अन्य कार्य नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भी वो अपनी अयोग्यताएं प्रकट नहीं होने देते हैं और अंकेक्षण कार्यक्रम का बहाना बना लेते हैं। छल कपट की खोज भी कठिन हो जाती है, क्योंकि जब कार्य यंत्रवत हो जाता है, तब छल कपट अधिक हो जाते हैं, प्रकट नहीं हो पाते हैं, और जो चतुराई से किए गए छल कपट हैं, उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार कुछ दोष या हानियां हैं, लेकिन इन दोष या हानियों को हम दूर कर सकते हैं यदि हमारा कार्यक्रम लोचदार हो, सुनियोजित ढंग से बनाया जाए और कर्मचारियों को हम मार्गदर्शक के रूप में बनाएं, उनको बताएं, उनको कहें कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है या आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें दे सकते हैं। तो अंकेक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्थायी अंकेक्षण कार्यक्रम और लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम। स्थायी अंकेक्षण कार्यक्रम में जो प्रक्रिया एक बार निर्धारित कर दी जाती है, कर्मचारी समाप्ति तक उन्हीं नियमों का पालन करना रहता है, इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा सा कठोर होता है, यही इसकी कमी है। दूसरा लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम ये अच्छा रहता है, क्योंकि ये उसी समय अपनाया जाता है जब कार्यक्रम में लोचशीलता संभव हो, जिसमें समयानुसार संशोधन या परिवर्तन करना संभव हो। यदि अंकेक्षण करने के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया गया था, तो अंकेक्षण कार्यक्रम में उसी समय
संशोधन कर लिया जाता है। इससे कैसे अब कार्यक्रम को लोचपूर्ण बनाया जाए, इसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहला तो बाजार में जो मिलते हैं स्थायी अंकेक्षण कार्यक्रम, उनको उपयोग नहीं करें, बल्कि अंकेक्षक प्रत्येक संस्था के लिए उसकी आकार, प्रकृति और तथ्यों को ध्यान में रखकर अपना अलग अलग कार्यक्रम बनाएं। अंकेक्षण अपने कर्मचारियों को ये स्पष्ट रूप से बता दे कि जो कार्यक्रम उन कर्मचारियों को दिया गया है वह अंतिम नहीं है, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जाए ताकि वो असहज महसूस ना कर सकें और पूर्ण कुशलता से कार्य करें। अंकेक्षण कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम के लिए विचार विमर्श किया जाए, कर्मचारियों के सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाए और कार्यक्रम इस प्रकार का हो जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके, और विचार भी करना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन किया भी जाना चाहिए। लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम से हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। इससे जो हमारे योग्य और बुद्धिमान कर्मचारी हैं उनकी प्रतिभा का लाभ उठाया जा सकता है। कर्मचारियों से सुझाव मांगने से उनके मनोबल में वृद्धि होगी, कार्य अरुचिपूर्ण और यंत्रवत नहीं होगा, कार्य में फेरबदल भी संभव हो सकेगी और कर्मचारी अपनी अकुशलता को छिपा नहीं सकेंगे। और परिवर्तित परिस्थितियां सामने आने पर अंकेक्षक स्थायी कार्यक्रम को बदल नहीं सकता, जबकि लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम में वह कभी भी परिवर्तन कर सकता है जिससे उसको फायदा मिलेगा और उसका अंकेक्षण का कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सकेगा। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि अंकेक्षण कार्यक्रम से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और हमें अंकेक्षण कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए लोचदार अंकेक्षण कार्यक्रम को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।